हेलो, गुड मॉर्निंग। श्री श्याम महाविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे सॉइल साइंस, उसका पहला लेक्चर हम पूरा कर चुके हैं। उसमें थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक पढ़ा था कि अर्थ क्या होता है, अर्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि उसके तीनों जो स्फीयर होते हैं जिनको हम मंडल बोलते हैं हिंदी में, जल मंडल, थल मंडल, वायुमंडल के बारे में पढ़ा था। फिर थोड़ा वायुमंडल के जो चार भाग थे, स्फीयर्स थे, उनके बारे में पढ़ा था। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, या लास्ट में मैंने बताया था कि आयनोस्फियर भी होता है। तो इन सब के बाद इन सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने और इनका परसेंटेज भी देखा था कि कितना इसमें होता है। तो अब इसके बाद में आता है कि जो अर्थ है एक्चुअली में, जिसको आप लोग एक्चुअल में अर्थ मानते हैं, या मैं बोल दूं तो लिथोस्फीयर, उसमें क्या है, उसकी 2 से 3 परतें हैं, 3 परतें हैं जो हम बात करने वाले हैं। पहले उन 3 परतों के बारे में पढ़ेंगे जो कि पिछले क्लास का रिमेनिंग टॉपिक था। थोड़ा काफ़ी वीडियो लंबी हो गई थी, ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा बना नहीं सकते, ऑर्डर्स हैं। तो उसके बाद में जो लिथोस्फीयर के तीनों पार्ट हैं उसके बारे में, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो सॉइल साइंस के बेसिक टॉपिक यानी कि डेफिनेशन, यानी कि उसकी परिभाषाएं रहेगी। जो बेसिक परिभाषाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं उनके नाम लिखे हुए हैं ताकि कोई भी परिभाषा छूट ना जाए जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं जो क्लास का रिमेनिंग टॉपिक था उसके बारे में, ठीक है। तो हम लिथोस्फीयर या जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का, या जिसको हमने लिथोस्फीयर बोला था, उसके बारे में बात करते हैं पहले। तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 लेयर होती है उसकी एक्चुअल में। एक तो इनर मोस्ट लेयर होती है यानी जो सबसे अंदर होती है, उसको तो बोल देते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। तो ये है आपकी कोर। और फिर इसके ऊपर वाला जो भाग होता है यानी जो बीच में होता है उसको बोलते हैं मेंटल, MENTLE, उसको बोलते हैं मेंटल। और जो सबसे बाहर वाला पार्ट है जो हम दिखाई देता है हमें, जो हम देखते हैं, उसको बोलते हैं बेटा क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। तो ये 3 पार्ट होते हैं एक्चुअल में इसके, और इन तीनों पार्टों की अलग अलग जो विड्थ है वो होती है, अलग अलग मोटाई होती है इन तीनों पार्टों की। और इनके अलग अलग इसमें जो एलिमेंट हैं या जिनको तत्व बोल देते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग इनका काम होता है। तो हमें तो सीधा सिंपल सी बात है कि हम मिट्टी पढ़ रहे हैं तो मिट्टी या सॉइल पढ़ रहे हैं, जो सॉइल तो क्रस्ट में ही होगी, हम सभी को पता है। चलो पहले थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे आएंगे। तो क्रस्ट क्या है? क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर है, यानी कि सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर जो आप देख पाते हैं। इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो 5 से 11 किलोमीटर होती है। समुद्र या पर जहां पर सागर होते हैं, समुद्र होते हैं, जहां पर पानी होता है, वहां पर इसकी विड्थ कितनी होती है? 5 से 11 किलोमीटर। हाँ, जहां पर लैंड है, भूमि है जहां पर, वहां पर इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो जाती है? 33 से 35 किलोमीटर के बीच में। ये तो है जल वाले इलाके के लिए, जहां पर जल है। ये है जहां पर भूमि होती है। ये इतनी इसकी चौड़ाई रहती है, इतनी दूर में ये फैला हुआ मानते हैं धरती के अंदर तक। उसके बाद में बीच वाली जो लेयर है वो आ जाती है, उसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल, यानी कि मिडल लेयर। मिडल यानी कि बीच वाली लेयर है, ये मिडल लेयर होती है एक्चुअल में। और मिडल लेयर में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, पहली चीज तो। दूसरी एक सिंपल सी चीज, पहले इसकी विड्थ की बात कर लें तो 2900 किलोमीटर विड्थ है इसकी। जहां से ये लेयर खत्म होती है वहां से स्टार्ट करके
और आगे तक जाएंगे तो 2900 किलोमीटर तक आपको जाना है, तब तक आपकी ये लेयर चलती रहेगी। दूसरी चीज है इसमें फेरस, मैग्नीज और सिलिका, यानी कि आयरन, मैग्नीज और सिलिका 3 एलिमेंट बहुतायत में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? Fe, मैग्नीज और सिलिका। और इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। देखो इसका टेम्परेचर हाई होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में होंगे। तकरीबन इसका टेम्परेचर है वो 3700 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होता है, और 3700 डिग्री के आसपास या 3700 से 4400 डिग्री एक्चुअल में, अप्रोक्सीमेट ना बोलकर एक्चुअल बोले तो 3700 से 4400 डिग्री। तो इतने टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो ये मेटल्स है ना, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। जैसे ये तो लोहा है, लोहे को गर्म करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा क्या? तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। ये भी द्रव अवस्था में होती है, तो यहाँ पर यूं भी बोल देते हैं कि लावा रहता है, और बहुत ज़्यादा गर्म जो धातुएं हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। तो एक सीधी सिंपल सी बात आप देखना कि कोई भी बर्तन लेकर के, जो गोल बर्तन हो, उसमें एक्सपेरिमेंट करना कि उस गोल बर्तन को बंद करके उसमें पानी डालकर उसको बंद कर देना, और फिर उसको देखना कहीं पर फेंक कर, देखना कि जिस तरफ पानी जाएगा ना, जैसे वो लिक्विड हिलेगा, जैसे वो द्रव हिलेगा, वो जो पूरी बॉडी है, जो गोल बर्तन लिया है आपने, वो भी हिलेगा। ये सीधी सिंपल सी चीज है, समझने की, बचपन से देखते आ रहे हो। तो जैसे वो बॉल, कोई भी बॉल है या कोई भी गुब्बारा है, उसी तरह अर्थ है, उसके अंदर लिक्विड है, और लिक्विड कौन सा है? आयरन और मैग्नीज, इन धातुओं के फॉर्म में है। तो ये जैसे ही हिलते हैं ना, इसमें पहला तो कारण रहता है, ये जैसे ही हिलते हैं, या इसमें जो प्लेट्स होती है वो इसके वजह से हिलती है, और जैसे ही ये हिलती है तो धरती क्या है, हिलने लग जाती है, जिसको आप आमतौर पर बोल देते हैं कि भूकंप आ जाता है। समझ रहे हैं? तो इसका टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो इसका टेम्परेचर हाई होता है, प्लस इसमें आयरन और मैग्नीशियम होता है, जो कि हाई टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा तापमान की वजह से द्रव अवस्था में होता है, और सिलिका भी इसमें प्रेजेंट रहती है। दूसरी आगे की बात करें तो इसकी जो विड्थ थी वो देखा ही था, 2900 किलोमीटर। तीसरी है कोर। कोर जो ये सबसे अंदर वाली परत है, इसको एक्चुअल में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। 2 पार्ट में कैसे? एक तो बोल देते हैं इनर कोर यानी आंतरिक, और एक आउटर यानी बाह्य। इसकी कुल मिलाकर जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो रहती है अप्रोक्सीमेट 3500 किलोमीटर तक। 3500 किलोमीटर तक। तो इसकी विड्थ है कोर की, वो 3500 किलोमीटर तक रहती है। और जो मेंटल के इसका हिस्सा लगता है ना, यानी कि जो बाह्य कोर है, आउटर कोर है, इनर कोर और आउटर कोर 2 भागों में डिवाइड किया था। बाह्य कोर का जो हिस्सा है वो मेंटल के लगता है, इसलिए उसका तापमान भी क्या होगा? हाई होगा, और अप्रोक्सीमेट जो 3700 डिग्री सेल्सियस है उसके आसपास रहता है। और आउटर कोर है वो एरिया, जो इनर कोर है वो आउटर कोर से थोड़ा ठंडा होता है, यानी कि उसका टेम्परेचर है वो 800 से 1000 के बीच में रेंज करता है। तो जो इसका तापमान है वो आउटर कोर का कितना हो गया, यानी बाह्य कोर का तापमान कितना है? बाह्य कोर तो मेंटल के संपर्क में है, और मेंटल आपको पता है गर्म होती ही है, तो इसका तापमान कितना है? अप्रोक्सीमेशन 3500 से 3700 डिग्री सेल्सियस। और जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर 800 से 1000 के बीच में, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में रेंज करता है। ये इतना टेम्परेचर आपको रहता है, देखने को मिलता है। तो ये तो थी, यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक था, हमने पढ़ लिया कि अर्थ बिल्कुल बेसिक, जहाँ से बात करते हैं कि सोयल
जहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसके थोड़ा सा मतलब बेसिक से भी पहले की बात की थी हमने कि सॉइल क्या होती है, और सॉरी जो अर्थ है वो फॉर्मेशन वगैरह की थ्योरीज थोड़ा सा बताया था कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि इसको 3 मंडल या 3 स्फीयर हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। तीनों स्फीयर, जल मंडल, वायुमंडल और थल मंडल, जिसे आप हिंदी में बोल देते हैं, तो ये तीनों वही थे। उसके बाद में हमने एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा पढ़ा था कि इसके 4 स्फीयर होते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, दैट इज योर मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। चारों स्फीयर के बारे में पढ़ा था, उनके बारे में थोड़ी जानकारी ली थी कि टेम्परेचर कहाँ पर कम ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेयर के बारे में हमने इसलिए पढ़ा था एक्चुअल में कि जो गैसेस का एक्सचेंज है, बदलाव है, अदला बदला होता है, वो लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है, इसलिए हमें जानकारी होनी जरूरी है। सॉइल से रिलेटेड बात कर रही हैं। और उसके बाद में लिथोस्फीयर का थोड़ा पोर्शन रहता था, तो लिथोस्फीयर को हमने 3 टर्म्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो सबसे ऊपर वाली जो बाह्य परत है उसको क्रस्ट बोल देते हैं, फिर जो बीच में है उसको मेंटल, और जो सबसे अंदर है उसको कोर बोल देते हैं। इनकी विड्थ की बात की है हमने, इनके टेम्परेचर की बात की है, या फिर जो वोल्केनिक इरप्शन है वो मेंटल में होता है, या प्लेट्स हैं, प्लेट्स का मूवमेंट होता है, धरती में जो भूकंप आता है वो कौन सी लेयर की वजह से आता है या क्यों आता है, तो इन चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। थोड़ा सा हमने कल ये भी पढ़ा था कि लैंड है या सॉइल है या अर्थ है, कौन से एलिमेंट जो लिथोस्फीयर में अबंडेंट है यानी कि बहुतायत में पाए जाते हैं, इन सभी की बात की थी। तो आज के टॉपिक पे मूव करते हैं। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है इसलिए कि बेसिक नॉलेज मिलेगी, यानी कि सॉइल साइंस को सब्जेक्ट को पढ़ने से एक स्टेप पहले की बात है ये, यानी कि उनकी जो शब्द यूज होंगे उसमें, जो परिभाषाएं प्रयोग होगी उसमें, वो हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक ये है बेसिक्स ऑफ सॉइल एंड सम डेफिनेशन रिलेटेड टू सॉइल, यानी कि मिट्टी की परिभाषाएं और मिट्टी से संबंधित कुछ टॉपिक्स। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, सॉइल की। सॉइल साइंस जो सब्जेक्ट है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो सीधी सी बात है, स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल साइंस। स्टडी ऑफ सॉइल इज सॉइल साइंस। ठीक है, इतनी बात पता चल गई आप सभी को। स्टडी ऑफ सॉइल इज सॉइल साइंस, यानी कि मिट्टी के मृदा का अध्ययन करना मृदा विज्ञान कहलाता है। ये तो थी जनरल। उसके बाद में आते हैं कि मृदा किसको कहते हैं। मृदा कहते हैं, मृदा आप देखें कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉइल, बोलते हैं। सॉइल शब्द आया कहां से है, सोलम, और सोलम का जो मीनिंग है वो क्या होता है, सॉइल आया है सोलम से, सोलम का मीनिंग होता है फर्श, या यूं बोल दीजिए कि ऊपरी सतह, ऊपरी सतह। यानी कि हम मृदा सॉइल का मीनिंग देखें तो क्या होता है, सीधी सी बात है, ऊपरी सतह या फर्श बोल देते हैं। सॉइल का मीनिंग, अर्थ यही होता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि मृदा की परिभाषा क्या होती है। वैसे तो बहुत सी परिभाषाएं बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने समय के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी है। हमें एक जनरल बेसिक सी जो अच्छी हमारे एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग, एग्रीकल्चर से रिलेट करके, एग्रीकल्चर से संबंध स्थापित करे, उसके अकॉर्डिंग एक दो परिभाषाएं हैं जो बात करेंगे। तो पहली चीज है कि मृदा बनती है एक्चुअल में टूटने से। किसके टूटने से, चट्टानों के टूटने से। और उसमें जो चट्टानें हैं उनके टूटने से खनिज लवण भी आ जाते हैं, और मिनरल्स भी आते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर भी आता है। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, यानी कि जो पैतृक उसके गुण होते हैं वो धीरे धीरे उसके अंदर आते हैं, या जो उसके अंदर अणु या तत्व होते हैं वो मृदा के अंदर आते हैं और उसी की तरह बिहेव करते हैं। और ये होता कैसे है, प्राकृतिक जो क्रियाएं होती है उन्हीं की वजह से होता है। किसके टूटने से, चट्टानों के टूटने से। तो सीधी सी परिभाषा ये हो गई कि चट्टानों का
चट्टानों पर प्राकृतिक दबाव या प्राकृतिक क्रियाओं के कारण चट्टानों का टूटना एवं चट्टानों के घर्षण से प्राप्त जिनके पैतृक रूप से रासायनिक, भौतिक और जैविक गुण समान दिखाई दे वो मृदा होती है। या समान तो नहीं, मतलब यानी कि ये कहेंगे पैतृक के समान दिखाई दे वो मृदा कहलाती है। ठीक है, एक चीज इसमें और आती है, इसकी परिभाषा अगर मैं स्पष्ट रूप से आपको बोल करके बताता हूं कि प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। यह खनिज एवं जैविक के इसमें विस्तृत खनिज एवं जैविक अवयवों के विस्तृत और विभिन्न गहराई पर संस्त्रों से विभक्त होती है। यानी कि आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सा याद रखना है कि प्राकृतिक शक्तियों द्वारा या प्राकृतिक प्रभावों द्वारा, प्राकृतिक रूप से और प्राकृतिक घर्षण से प्राप्त चट्टानों द्वारा जो उनके पैतृक होते हैं, चट्टानों से प्राप्त जो पदार्थ होता है उसको मृदा कहते हैं, जिसमें खनिज, लवण और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इतनी सी परिभाषा है। जनरल तौर पर अगर मृदा की कहीं पर भी परिभाषा पूछी जाए, हमें एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग परिभाषा पढ़नी है, एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग परिभाषा लिखनी है, तो ये परिभाषा आप लिखेंगे और यही परिभाषा हमेशा के लिए याद रखेंगे कि मृदा पौधे के लिए वह आधार प्रदान करता है। मृदा वह प्राकृतिक पदार्थ है जो पौधे के लिए आधार प्रदान करता है, उसको पोषक तत्व प्रदान करता है और एवं उसको जल प्रदान करता है। ये दोनों चीजें उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो मृदा की एग्रीकल्चर के, कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कृषि विज्ञान की जो परिभाषा है वो यह हो जाती है, यह वह प्राकृतिक पदार्थ है जो पौधों के लिए पोषक तत्व, जल एवं एक मजबूत आधार प्रदान करती है, मृदा कहलाती है। सीधी सिंपल सी बात है। ये तो परिभाषा हो गई मृदा की। दूसरी चीज यहां पर मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं कि इज ए नेचुरल एलिमेंट दैट, हिंदी वाले विद्यार्थियों को मैंने बता दिया बोलकर, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, वाटर एंड सपोर्ट टू द प्लांट्स। ये परिभाषा है सॉइल की और हिंदी वाले विद्यार्थियों को मैंने परिभाषा बोल करके बता दी है, ये आपको लिखना है। लैंड और भूमि क्या होता है? लैंड और भूमि एक्चुअल में जो कोई भी चीज़ को आधार प्रदान करता है उसको लैंड बोल देते हैं या भूमि बोल देते हैं सामान्य तौर पर। या फिर अगर बिल्कुल आसानी से याद रखने वाला तरीका है तो धरती का वह हिस्सा जो पानी से, जहाँ पर यूँ कह दीजिए कि पानी को छोड़कर धरती का बाकी हिस्सा क्या है? भूमि है। सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ गई होगी कि एरिया पार्ट ऑफ अर्थ, part of earth that is part of earth except water, यानी कि पानी के अलावा धरती का जो भी हिस्सा है उसको भूमि बोल देते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको मृदा और जो भूमि है उसमें अंतर समझ में आ गया होगा। मृदा तो सीधी सी बात है कि जो पौधे को पोषक तत्व, पानी और सपोर्ट देती है, आधार देती है, उसको क्या बोल देते हैं? मृदा बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में भूमि आती है कि पानी, धरती का वो सारा हिस्सा जो पानी को छोड़ करके जो बच जाता है, धरती का सारा हिस्सा क्या है? भूमि। अब इसकी शाखाओं की बात करते हैं कि इसमें इस विज्ञान में आगे हम जो मृदा विज्ञान है इसमें आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो देखना, मृदा विज्ञान यानी कि जो आपके सब्जेक्ट का नाम है सॉइल साइंस, स्टडी ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा का अध्ययन, स्टडी ऑफ
सॉइल इज नोन एज सॉइल साइंस। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। यानी कि मृदा विज्ञान क्या है? स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज मृदा विज्ञान। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मृदा भूगर्भ विज्ञान। मृदा भूगर्भ विज्ञान क्या है? इसमें हम सिंपल सी चीज पढ़ते हैं कि मृदा का निर्माण भू और गर्भ, मृदा भूगर्भ, गर्भ यानी कि इसका निर्माण, यानी कि भूमि से इसका निर्माण। पहली चीज तो निर्माण यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इसमें पढ़ते हैं। और दूसरी चीज इसमें पढ़ते हैं इसका विस्तार, यानी कि कहां कहां तक फैली है, किस प्रकार की है और इसके गुण कैसे हैं, इसके बारे में हम, जिनके सेम गुण हैं वो कितनी दूर तक फैले हुए हैं, ये विस्तार होता है। और इसका निर्माण इसके अंदर पढ़ते हैं मृदा भूगर्भ विज्ञान के अंदर। बात समझ रहे हैं? उसके बाद में आता है इसका मृदा भौतिकी। मृदा भौतिकी इंग्लिश में सीधी सिंपल सी चीज बोलते हैं कि सॉइल फिजिक्स। सॉइल फिजिक्स यानी कि इस पर होने वाली जितनी भी भौतिक क्रियाएं हैं, या मृदा को तैयार होने में जितनी भी भौतिक क्रियाओं का असर होता है, दाब लगता है, या फिर मृदा की भौतिक क्रिया कैसी, जैसे भौतिक क्रिया यूं मान लीजिए कि आप इसकी पानी ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, चौरस है, गोल है, आयताकार है, यानी कि इसके जो कण है वो कैसे हैं मृदा के। दूसरी बात है इसकी पानी ग्रहण करने की क्षमता कितनी है। तीसरी बात है कि इसमें हवा निकलने की क्षमता कितनी है। मिट्टी में हवा भी प्रेजेंट होती है ना, ऑक्सीजन भी बताया था मैंने कि उपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये कितना डिफ्यूज हो सकती है, उसके अंदर से निकल सकती है या उसके अंदर उपस्थित रह सकती है। या फिर उसकी पानी है, जो पानी नीचे बैठने की क्षमता क्या है। तो ये सारी चीजें किस में आती है? सॉइल फिजिक्स में, यानी मृदा भौतिकी में। समझ रहे हैं? उसके बाद में आता है मृदा रसायन विज्ञान। मृदा रसायन विज्ञान से संबंध है कि मृदा के अंदर जितने भी केमिकल, हमने पहले पढ़ा था ना न्यूट्रिशन, ये केमिकल ही तो होते हैं, रसायनिक होते हैं। तो मृदा रसायन विज्ञान वो विज्ञान जिसमें मृदा में उपस्थित जितने भी रसायन और उन रसायनों के पौधे से संबंधित कार्यों के बारे में पढ़ना है, तो उसको बोलते हैं मृदा रसायन विज्ञान। मृदा रसायन विज्ञान इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए। यानी कि जितने भी केमिकल हैं, जितने भी रसायन हैं जो मृदा में उपस्थित रहते हैं, और जो मृदा में उपस्थित हैं उन रसायनों का अध्ययन करना, और जो पौधे के क्या काम आ सकते हैं जो रसायन, उनका अध्ययन करना मृदा रसायन विज्ञान के अंदर आता है। तो जो जितने भी मैं लिख देता हूं कि केमिकल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, स्टडी रिलेटेड टू chemicals that are present in soil। यानी कि हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बता दीजिएगा कि आप कौन से मीडियम से हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिख देना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लिख देना, ताकि मैं जो बच्चों की संख्या ज़्यादा है मैं वो लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर कर सकूँ। ठीक है, कि अगर आपने 30 या 40 बच्चे, 30 मान लीजिए 30 बच्चों ने देखा है, अगर 25 बच्चे हिंदी मीडियम के, तो मैं हिंदी पूरा हिंदी आ जाऊंगा और बीच में उन 5 बच्चों के लिए इंग्लिश के वर्ड लिख दिया करूंगा। और अगर ज़्यादा इंग्लिश के हैं तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ ज़्यादा झुक जाऊंगा और हिंदी के वर्ड मैं लिख दिया करूंगा। तो कम्बिनेशन उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिएगा कि हिंदी मीडियम के बच्चे कितने हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर लैंग्वेज डिसाइड करेंगे। तो मृदा रसायन विज्ञान रिलेटेड टू केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन सॉइल, और वो उन केमिकल्स का, उन रसायन का पौधे में क्या योगदान है, पौधे की वृद्धि में। आगे आता है मृदा जीव विज्ञान। देखो, मृदा में उपस्थित जीव है उनका अध्ययन मृदा जीव विज्ञान कहलाता है। सिंपल सी चीज है, नाम से स्पष्ट हो रही है, परिभाषाएं या सॉइल माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं इसको। एक बात मैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग आपको बताना चाहता हूँ कि जितने जीव धरती के ऊपर है ना, यानी कि जैसे मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, जो भी धरती के ऊपर है ना, उससे ज़्यादा जातियाँ जो जीवों की, सूक्ष्म जीवों की, वो मिट्टी के अंदर है। यानी कि जितने
भी पेड़ हैं उनकी जातियां गिन लो, जितने भी पौधे हैं उनकी जातियां गिन लो, जितने भी जीव हैं उनकी जातियां, जितने भी मनुष्य है या फिर जितने भी पक्षी हैं, जितने भी पशु हैं, उन सभी की जातियां गिन ले ना, तो करोड़ों में होती है, अरबों में होती है। और उससे भी ज्यादा किस में मिलती है? मृदा में मिलती है। ध्यान रखना, तो मृदा के जो अंदर जीव हैं उनका अध्ययन करना मृदा जीव विज्ञान कहलाता है। मृदा अणु जीव विज्ञान कहते हैं, जो मैंने पहले परिभाषा बताई थी, मैंने इसको सही से पढ़ा नहीं। मृदा जीव रसायन विज्ञान है ये तो है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। ये थी परिभाषा जो मैंने अभी बताई है। जो मृदा के अंदर जीव होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन सॉइल, जो मृदा में उपस्थित है, जो मृदा में प्रेजेंट है। मृदा जीव रसायन यानी कि सॉइल बायोकेमिस्ट्री, तो दो चीजें हैं, जीव भी और केमिस्ट्री भी, यानी बायोलॉजी भी और केमिस्ट्री भी, तो इसको बोल देते हैं सॉइल बायोकेमिस्ट्री। सॉइल बायोकेमिस्ट्री यानी कि इसमें क्या पढ़ते हैं, यानी कि जो रसायन है उनका, जो मृदा में उपस्थित रसायन है और जो मृदा में उपस्थित जीव हैं, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, रसायन किस प्रकार से उन जीवों के या पेड़ पौधों के काम आते हैं, और जो जीव हैं वो उन रसायनों का कैसे उपयोग करते हैं या उन रसायनों को कैसे बनाते हैं, क्योंकि मृदा भी एक्चुअल में सूक्ष्म जीवों से ही टूटती है, उसी से पोषक तत्वों का फॉर्मेशन होता है, पोषक तत्व बनते हैं, पोषक तत्व एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं, तो सूक्ष्म जीवों का उसमें भी योगदान होता है। और सूक्ष्म जीवों को पोषक तत्व जीवित रहने के लिए चाहिए, तो सूक्ष्म जीवों यानी कि इन दोनों के बीच में बायोलॉजी यानी जीव और केमिस्ट्री यानी रसायन, दोनों के बीच में क्या संबंध है, उनकी स्टडी, उनका अध्ययन करना मृदा जीव रसायन कहलाता है। आगे आता है, मृदा का अध्ययन करते हैं तब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है। क्या है? सॉइल पेडोलॉजी और सॉइल एडोफोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, आज के दिन की आखिरी दो परिभाषाएं हैं। ये दोनों बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, खास करके जो रिटन एग्जाम होते हैं उनमें, यानी कि रिटन का मतलब है कि जहां पर सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, जहां पर लिख करके आना होता है, वहां पर सॉइल पेडोलॉजी और सॉइल एडोफोलॉजी, ये दो शब्दों से बना है। पेडोन प्लस लॉजी, और लॉजी बना है लोगस से, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, या हिंदी में कहते हैं हम अध्ययन करना। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको अध्ययन करना। ठीक है। पेडोन का अर्थ क्या होता है? पेडोन का अर्थ होता है सॉइल, और सॉरी, तो पेडोन का अर्थ यहां पर है, पेडोन यानी कि फुट, या पेडोन आप यूं कह दीजिए कि सॉइल, या फिर यूं बोल दीजिए कि कभी कभार अर्थ बोल देते हैं, लेकिन आपके लिए सॉइल साइंस पढ़ रहे हैं, दैट इज मोस्ट सूटेबल, इज सबसे ज्यादा क्या सूट करता है? सॉइल। या फिर हम लिख भी देता हूं मैं इसको, अर्थ भी बोलते हैं कभी कभार। तो टू स्टडी अबाउट सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी, यानी कि सॉइल का, मिट्टी का निर्माण, उसका विस्तार, उसका आगे बढ़ना, उसकी मतलब जितनी भी जनरल चीजें हैं ना, उनको अध्ययन करना किसके अंदर आता है? पेडोलॉजी। या फिर कई बार स्पष्ट रूप से यह लिखा होता है स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सॉइल, यानी कि जो उसका फॉर्मेशन है, जो उसकी उत्पत्ति है, उसके बारे में अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। आपको ये भी लिखना है कि निर्माण, विस्तार और जो जनरल इंफॉर्मेशन है, सामान्य जानकारी है सॉइल की, वो पढ़ी जाती है किसमें? सॉइल पेडोलॉजी में। बात समझ गए? सॉइल पेडोलॉजी लिखने की जरूरत नहीं होती, बहुत सी जगह सॉइल पेडोलॉजी लिखा होता है, मेरे अनुसार मैं उसको गलत मानता हूं, मृदा पेडोलॉजी लिखा होता है।
क्यों कारण है? पेडोलॉजी स्वयं में, पेडोलॉजी शब्द में ही सोयल उपस्थित है, तो उससे पहले सोयल या मिट्टी क्यों लगाना? पेडोलॉजी, सीधा पेडोलॉजी यानी पेडोन, पेडोन का अर्थ ही सोयल है, तो इससे पहले सोयल क्यों लगाना? तो इसका मतलब सीधी स्पष्ट सी बात है कि पेडोलॉजी का मतलब हो गया टू स्टडी अबाउट अर्थ और सोयल, यानी कि इसकी परिभाषा वह है कि यानी पेडोलॉजी ये है कि पेडोलॉजी में हम मिट्टी या धरती के बारे में अध्ययन करते हैं। आपको परिभाषा यह लिखनी है कि मृदा के निर्माण, विस्तार और सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है बेटा? पेडोलॉजी कहलाता है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई? हाँ, दूसरी चीज आती है एडोफोलॉजी, एडोफोन, और दूसरा आता है लॉजी। और लॉजी तो हमेशा लोगस शब्द से बना हुआ है। लोगस का मतलब ही है टू स्टडी। हाँ, एडोफोन का मतलब है सॉइल रिलेटेड टू प्लांट, सॉइल या फिर रिलेशन ऑफ सॉइल विद प्लांट्स, या फिर यूं लिख दीजिए कि रिलेशन ऑफ सॉइल विद प्लांट। आज मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो काफ़ी पक्ष में हो गया, इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कितने बच्चे हैं। हाँ, ये भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूँ और हिंदी की तरफ ही आऊँ। एडोफोन, रिलेशन ऑफ सॉइल विद प्लांट, यानी कि मृदा का पौधे के साथ संबंध का अध्ययन, मृदा का पौधे के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? एडोफोलॉजी। यानी कि पौधे को पोषक तत्व देता है कि मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कौन कौन से पौधे को चाहिए, ये उनके साथ संबंध है। मृदा को मृदा में कितना जल है या कितने जल की कमी है और पौधे को कितना जल चाहिए, ये भी उनके बीच में संबंध है। मृदा के अंदर कितनी जड़ें उसके अंदर है या फिर उसकी कितने समय तक वो उसको पानी दे सकता है, कितना मजबूत वो उसको आधार दे सकता है, इन सभी बातों का अध्ययन एडोफोलॉजी में कहलाता है। अगर सीधी सी परिभाषा की बात करें, सिंपल सी परिभाषा ये रहेगी कि मृदा का पौधे के साथ, जीव जंतुओं के साथ और कीटों के साथ जो मृदा में उपस्थित हैं, कीट वो जो मृदा में उपस्थित है, उनके साथ संबंध का अध्ययन एडोफोलॉजी कहलाता है। दोबारा देख लीजिए एडोफोलॉजी क्या है। मृदा का कोई भी जीवित प्राणी, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, पौधे, पेड़, उनके साथ संबंध का अध्ययन करना एडोफोलॉजी कहलाता है। और हाँ, जो जीव जंतु और कीट या प्राणी जिनकी भी बात की है वो मृदा से रिलेटेड होने चाहिए, मृदा में उपस्थित होने चाहिए, ये या उनका कुछ भाग मृदा में उपस्थित होना चाहिए, उनका मृदा के साथ संबंध क्या कहलाता है? एडोफोलॉजी कहलाता है। सो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। कल हम इसका स्टार्ट करेंगे कि फॉर्मेशन वगैरह कैसे होता है या मृदा कैसे बनती है, रॉक से बनती है, चट्टानों से बनती है, चट्टानें कौन कौन सी होती है, जैसे आग्नेय अवसादी और क्रांतिकीय जो चट्टानें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और थोड़ा सा कल तो मोस्टली आपका 25 से 30 मिनट का लेक्चर ले पाते हैं, इसीलिए चट्टानों के बारे में ही ज़्यादा कुछ पढ़ा जाएगा, यानी कि फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, यानी कि एक्चुअल में स्टार्ट ही होगा फॉर्मेशन की, पहला ही स्टेप होगा, क्योंकि रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे तो वो उतना ही रहेगा। हाँ, ये मेरे को ज़रूर बता दीजिएगा कि कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। दूसरी चीज़, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे एक तो लिख देंगे हिंदी मीडियम, और जो इंग्लिश मीडियम का है वो लिख देगा इंग्लिश मीडियम, और साथ में आप इतना प्लीज़ बता दीजिएगा कि मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।